दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हाइप क्लासेस में। मैं हूं शिवाजी। आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो है 1857 का विद्रोह और बिहार। 1857 के विद्रोह से निश्चित ही एक या दो सवाल पूछे जाते हैं हर बार बीपीएससी में, और ऐसे भी किसी भी एग्जाम के लिए यह जो टॉपिक है 1857 का विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है। और चूंकि बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो उससे मैंने बिहार को जोड़ दिया है। बिहार में जो घटनाएं घटी है 57 की क्रांति के दौरान, 57 के विद्रोह के दौरान, उन सभी घटनाओं को यहाँ हम संकलित कर देंगे ताकि आप आराम से बिहार में अगर सवाल इससे पूछे जाते हैं तो आप बना सकेंगे। फिलहाल ओवरऑल आप 57 के विद्रोह को समझिए। 57 का विद्रोह क्यों हुआ, किस पृष्ठभूमि में इसका जो कारण है वो तैयार हुआ। तो पहले ही हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है आधुनिक भारत में। हमने 1857 का 1757 की प्लासी की लड़ाई, फिर बक्सर की लड़ाई, और फिर अलग अलग क्षेत्रों में कर्नाटक युद्ध, मैसूर युद्ध, फिर हमने देखा है कि मराठाओं के साथ जो संघर्ष और फिर सिखों के साथ संघर्ष और किस तरह से क्षेत्रों का विलय किया गया है, और जो अंग्रेज शासक जो गवर्नर रहे हैं उसने क्या नीतियां अपनाई भारतीय राज्यों के खिलाफ। उन सभी राज्यों के खिलाफ जो नीतियां सरकार के द्वारा अपनाई गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उसका ही परिणाम था यह विद्रोह। विद्रोह कोई क्यों होता है? जब व्यक्ति असंतुष्ट होता है। व्यक्ति जब असंतुष्ट होगा तो विद्रोह होगा। ये 1757 से 1857 यानी कि 100 वर्ष के बाद यह विद्रोह हुआ है। 100 वर्ष में जो नीतियां सरकार ने अपनाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसका यह परिणाम था। आप ऐसे समझिए। तो क्या कुछ नीतियां अपनाई? बहुत कुछ तो हमने समझा है, बहुत कुछ हमें आगे भी समझना है, लेकिन फिलहाल जो कारण है उसको मैंने कुछ अलग अलग खंडों में विभाजित कर दिया है ताकि आप आराम से एक पृष्ठभूमि तैयार कर सके 1857 के विद्रोह का, और समझ सके कि किस पृष्ठभूमि में यह घटना घटी। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं राजनीतिक कारण, जो पहला महत्वपूर्ण कारण है और सबसे महत्वपूर्ण कारण है। उसके बाद देखिए दो ही कारण, तीन कारण जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक राजनीतिक कारण, एक जो सामाजिक बदलाव किया गया वो, और एक आर्थिक। ये तीन बहुत महत्वपूर्ण कारण रहे हैं, महत्वपूर्ण कारक रहे हैं जो इस विद्रोह को शुरू करता है। कोई भी विद्रोह का ये महत्वपूर्ण कारण होता है। देखिए राजनीतिक कारण क्या है। राजनीतिक कारण तो ऐसे भी हमने समझा है कि 1757, फिर बक्सर, फिर कर्नाटक युद्ध, मैसूर युद्ध, फिर मराठाओं के साथ संघर्ष, फिर मुगलों के साथ जो अलग अलग संधियां की गई और मुगलों का जो सत्ता है उसको कम कर दिया गया, उसके महत्व को कम कर दिया गया। जो भी क्षेत्रीय शक्तियां थी उन क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर करने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ये तो राजनीतिक कारण में है ही, ऑलरेडी आप समझ रहे हैं इन चीजों को। फिर भी कुछ खास राजनीतिक कारण, तो उसमें दो व्यक्ति, एक वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली, और एक डलहौजी, इन दोनों की जो नीतियां रही वो राजनीतिक कारण के लिए एक प्रमुख बिंदु आप समझ सकते हैं। देखिए वेलेस्ली की जो नीति थी सहायक नीति। सहायक नीति, सहायक नीति मैंने पहले ही चर्चा किया है आप लोगों से। सहायक नीति क्या है तो आप पीछे के वीडियो को देखेंगे तो इस नीति को आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। सहायक नीति के तहत क्या किया जाता था, तो जिस राज्य से यह संधि की जाती थी, यानी कि एक सहायक नीति के तहत जिस राज्य को शामिल किया जाता था उस राज्य के राजधानी में एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना रख दी जाती थी। और वो सेना क्या करती थी, तो समझिए कि अधिकार नहीं करके सारी शक्ति अपने हाथ में रखती थी, और उस सेना का खर्च उठाना उस राज्य का काम होता था, और उस राज्य के सभी कार्यों का पर्यवेक्षण करना, निरीक्षण करना यह सेना करती थी, और समय समय पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको सूचना देती थी। तो समझिए कि वो राज्य जो है गुलाम ही है एक तरह से। तो ये वेलेस्ली की जो निसहायक नीति थी इसका बहुत दुष्परिणाम हुआ और राज्यों में असंतोष पैदा हुआ, जिसका ये परिणाम था। फिर डलहौजी की जो नीति थी व्यपगत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्यों के विलय करने की जो नीति थी डलहौजी की, वह भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है 1857 के विद्रोह का। हमने देखा था नाना साहब के साथ जो आप मराठा संघर्ष देख रहे थे, तो किस तरह से नाना साहब के साथ व्यवहार किया गया था। तो इस व्यपगत के सिद्धांत का जो मतलब था वो यह था कि अगर आपका अपना कोई लीगल वारिस नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो आप किसी को गोद लेकर सत्ता नहीं दे सकते हैं। यानी कि जो गोद लिया हुआ बच्चा होगा उसको उत्तराधिकारी नहीं मानेगी सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस वजह से कई राज्य ऐसे थे जिसका अपना संतान नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था, तो वो उत्तराधिकारी विहीन हो गया और उन राज्यों को जो है यह अधिग्रहित कर लिया अंग्रेजों ने। तो ये जो डलहौजी की नीति थी इसका जो परिणाम था, देख सकते हैं आप, ये राज्यों का जो विलय हुआ है वो इसी आधार पे हुआ है। देखिए सतारा को सबसे पहले 1848 ईस्वी में पूछा जाता है कि डलहौजी की व्यपगत सिद्धांत के तहत सबसे पहला कौन सा राज्य को मिला लिया गया था, तो 1848 ईस्वी में सतारा, फिर जैतपुर और संभलपुर को 1849 ईस्वी में, फिर बघाट को 1850। ये क्रम से लिखा हुआ है, सवाल पूछे जाते हैं, इसको रटना होगा आपको, याद रखना होगा आपको। फिर उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 ईस्वी में,
फिर नागपुर को 1854 ईस्वी में, फिर करौली को देखिए 1855 ईस्वी में, फिर अवध को 1856 ईस्वी में। और अवध की कहानी तो यह है कि 1856 ईस्वी में जब इसको मिलाया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स के तहत, तो उस समय इसका वारिस भी था, उत्तराधिकारी था। बावजूद इसके ये कहा गया कि अवध का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो फेल है, अच्छे से वो शासन नहीं कर रही है, कुप्रशासन है वहां। इसी आधार पर अवध को 1856 में मिला लिया गया। तो यानी कि जो सिद्धांत लाई उस सिद्धांत में ही बदलाव कर लिया अंग्रेजों ने अपने हिसाब से। करौली के साथ भी कुछ इसी तरह की घटना हुई। करौली के जो उस समय के सैन्य प्रमुख थे, जो लेफ्टिनेंट थे, उससे कहा गया कि भाई आप बताइए कि करौली की क्या स्थिति है। तो उसने कहा करौली की स्थिति ठीक है, यहाँ पे व्यपगत की स्थिति नहीं है। बावजूद इसके जो है करौली को 1855 में मिला लिया गया। तो ये जो डलहौजी की नीति रही है, राज्यों के हड़प करने की नीति, इससे ये राज्य क्या हुए, असंतुष्ट हुए। और असंतुष्ट हुए तो एक राजनीतिक कारण तैयार हुआ 57 के विद्रोह का, यानी कि अंग्रेजों के विरोध एक संघर्ष का। अब देखिए प्रशासनिक कारण, वही सारी बातें हैं जो हमने समझा है राजनीतिक में, उसको प्रशासनिक में भी आप रख सकते हैं। डलहौजी ने तंजौर तथा कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां समाप्त कर दी। अब किसी नवाब की उपाधि समाप्त कर देंगे आप तो उसको तो गुस्सा आएगा ही। मुगल सम्राट जो सम्राट कहलाते थे उसको अब राजा बना दिया कि भाई सम्राट उम्राट कुछ नहीं होगा, आप राजा कहलाएंगे। तो ये सब कुछ प्रशासनिक कारण थे जिसके वजह से जो है इस विद्रोह का जो है एक आधार तैयार हो रहा था। देखिए सामाजिक और धार्मिक कारण, मैंने क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। सामाजिक और धार्मिक कारण जो है महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब आप सामाजिक व्यवस्था पर या किसी के धर्म पर चोट करेंगे तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति जो है विरोध करेगा। और देखिए भारत में ऐसा किया गया। 1850 ईस्वी में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम लाया गया। धार्मिक निर्योग्यता का मतलब क्या है कि धार्मिक आधार पर व्यक्ति अयोग्य हो जाएगा। जो व्यक्ति ईसाई बनेगा उसको पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। देखिए जो व्यक्ति ईसाई बनेगा, ईसाई धर्म को स्वीकार करेगा, उसको क्या होगा, उत्तराधिकारी में उसको जो है लाभ मिलेगा, संपत्ति में अधिकार मिलेगा। तो ये पैतृक संपत्ति में अधिकारी बनने के लिए आपको ईसाई बनना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, इससे जो है व्यक्ति के धार्मिक भावना को चोट पहुंचा, सामाजिक को भी चोट पहुंचा। बहुत सारे सुधार किए गए। मैंने जिक्र किया है आपको कि ब्रिटिशर्स ने जो सुधार किए भारत में, वह सब सुधार अपनी आवश्यकता के लिए किए, लेकिन कुछ ऐसे सुधार भी थे जो भारतीयों का भी मांग था। सुधार का मतलब यह होता है कि जो सामाजिक कुरीतियां हैं, तो जो समाज के लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग चाहते हैं कि वो कुरीति समाप्त हो, लेकिन वो जो कुरीति, एक वर्ग जिसको कुरीति समझता है, वह किसी और वर्ग के लिए रीत है, वह उसके लिए परंपरा है। तो उस परंपरा को समाप्त करने से भी लोगों में, जो सामान्य लोग थे, सामान्य वर्ग के लोग थे, उनको दुख हुआ। साथ ही 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, यह भी महत्वपूर्ण है। इसमें जो ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अंग्रेजों को अलाउ कर दिया गया कि भाई आप भारत में बहुत आराम से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, इसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण था कि उन लोगों को लगा कि अब जो हमारा धर्म है, हिंदू धर्म हो या यहाँ जो मुस्लिम थे, तो जो इस्लाम धर्म है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा ये। तो ये एक मन में भावना आया और हो भी रहा था। फिर 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आ गया। विधवा पुनर्विवाह जो है वो हिंदू परंपरा के अनुसार विधवा को जो है विवाह नहीं करना था, फिर से उस परंपरा को तोड़ने का एक प्रयास किया गया। तो एक सामाजिक परंपरा टूटेगा तो लोगों के मन में जो है एक विद्रोह की भावना आती है। फिर सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया, दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ये सब जो परंपराएं हैं ये एक सामाजिक परंपरा बनी हुई थी। अलग बात है ये कुरीति है, लेकिन एक परंपरा तो परंपरा है, एक वर्ग के लिए वो महत्वपूर्ण है। तो इन सब चीजों को समाप्त करना, नर बलि पर रोक लगा देना, ये सब जो रोक लगाया गया, ये सब जो काम किए गए अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के दबाव में किए गए, लेकिन लोग इससे क्षुब्ध हुए, लोग इससे दुखी हुए। तो लोगों के मन में जो है एक विरोध की भावना जगी। पाश्चात्य शिक्षा पर बल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जो है भारतीय जो शिक्षा प्रणाली थी, भारत की जो शिक्षा पद्धति थी और जो भारतीय भाषा को प्रोत्साहित करने की बात थी, तो उन सब चीजों को दरकिनार कर दिया गया और पाश्चात्य शिक्षा यानी कि अंग्रेजी शिक्षा को लादने का प्रयास किया गया। अंग्रेजी शिक्षा लादने का जो प्रयास किया गया, इससे लोग दुखी हुए। उसके बाद सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में जो अंग्रेज थे, अंग्रेज को महत्व दिया गया, जो भारतीय थे, भारतीयों को महत्व नहीं दिया गया। जो सेवा का काम था उससे उसको बाहर कर दिया गया, यानी कि सरकारी नौकरी से भारतीयों को वंचित रखा गया। तो इससे भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो दुखी था, किससे, अंग्रेजों से। अब देखिए आर्थिक कारण तो बहुत महत्वपूर्ण होता ही है, कहीं भी आर्थिक कारण महत्वपूर्ण होता है। और जो ब्रिटिश ने भू राजस्व नीतियां लाई, वो सभी तीन महत्वपूर्ण जो नीतियां लाई, एक अस्थायी बंदोबस्त की नीति, एक महलवाड़ी नीति, एक रैयतवाड़ी नीति, ये तीनों जो भू राजस्व व्यवस्था थी, जिसको हम लोग अलग से करेंगे, समझेंगे, ये तीनों ही भू राजस्व व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी जिसने कि किसानों को, जमींदारों तक को गरीब कर दिया। और गरीब ऐसा कर दिया कि आप समझ सकते हैं कि
भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। और आर्थिक कारण में आप समझिए कि मूल उद्देश्य क्या था अंग्रेजों का, केवल लाभ अर्जित करना। पहले से हम लोग समझ रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे या कोई भी जो कंपनी आई, यूरोपीय कंपनी, उसका मूल उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना, क्योंकि एक व्यापारी था, वो व्यापारी का मूल उद्देश्य क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जाए। इस लाभ अर्जित करने के चक्कर में, चूंकि हमने समझा है किस तरह से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई तो कच्चे माल की आवश्यकता हुई, कच्चे माल की पूर्ति के लिए भारत पर निर्भरता बढ़ी, और भारत में जो कृषि होती थी, जो कि अनाज पैदा किया जाता था भोजन करने के लिए, उस अनाज की जगह वैसे चीजों का, वैसे फसलों का उत्पादन शुरू करवाया अंग्रेजों ने, जो केवल और केवल उसके उद्योग के लिए उपयोगी होता था। तो इससे क्या हुआ कि जो भारत की कृषि व्यवस्था थी वह धीरे धीरे उद्योग आधारित हो गई। और उद्योग भी किसके लिए, तो ब्रिटिशर्स के लिए। अनाज का उत्पादन बंद हो गया। अनाज के उत्पादन बंद होने से किसानों के लिए जो है, किसानों के सामने जो है वो भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। कई बार अकाल आए, और अकाल का परिणाम भी क्या हुआ, तो लोग मरे। तो ये सब विरोध विद्रोह का एक कारण बना था। ठीक है, जो भी आर्थिक नीतियां रहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सब जो है 1857 के विद्रोह का एक कारण था। और मुख्य रूप से जो यही वर्ग था इस विद्रोह में, जो लोग सबसे आगे आए वो यही लोग थे। इसको हम आगे समझेंगे। फिलहाल अब देखिए, एक सैनिक कारण भी महत्वपूर्ण कारण था। देखिए, भारतीय तथा अंग्रेजी सैनिकों का जो अनुपात था वो 5:1 था, यानी कि भारतीय 5 थे तो 1 अंग्रेज थे। लेकिन इस सेना में अधिकारी वर्ग कहा जाए तो केवल अंग्रेज थे। छोटे पद जो है वो दिए जाते थे भारतीयों को, और बड़े पद दिए जाते थे अंग्रेजों को। तो इससे जो भारतीय लोग थे उसका भी सेना में क्या होता था, शोषण होता था। युद्ध में भेज दिए जाते थे कि भाई जाओ मरो, लेकिन जो बड़े पद पे थे वो अंग्रेज सेना ही थे। तो 5:1 का मतलब है 5, समझिए कि सिपाही ही रहता था, वो छोटे पद पे रहता था। तो जो भेदभाव की नीति सैनिक में भी अपनाया गया, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा। उसके सुविधाओं की कमी भारतीयों के साथ होती थी। भारतीय जो सेना में बहाल होती थी उसको कम सुविधाएं दी जाती थी। उसके बाद 1856 ईस्वी में एक सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया गया। इसमें क्या कहा गया कि भाई जो भी सेना में काम करेंगे, ब्रिटिश सेना में, उसको समुद्र पार करके दूसरे देश भी जाना पड़ेगा सेवा करने के लिए। और जो भारतीय लोग थे उस समय, भारतीय लोगों की एक परंपरा थी कि वो समुद्र को नांगेंगे नहीं, वो एक धार्मिक कारण होता था। तो इससे भी लोगों के मन में जो है एक क्या हुआ, एक विरोध की भावना पैदा हुई 1856 के सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम से भी। फिर 1854 ईस्वी में डाकघर अधिनियम लाया गया। इसमें जो चिट्ठी भेजने के लिए स्टाम्प शुल्क है वो सेना पर भी लगा दिया गया। पहले सेना को फ्री रखा गया था इससे। तो जो भारतीय व्यक्ति सेना में शामिल थे उनको इससे दिक्कत हुई, उनका पैसा अब जो है वो डाक चिट्ठी भेजने में लगने लगा। तो इस तरह की छोटी छोटी जो घटनाएं हैं, छोटा छोटा जो कारण है, वो कहीं ना कहीं असंतोष का कारण बनता चला गया। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण तत्कालिक कारण क्या रहा, क्यों शुरू हो गया 1857 का विद्रोह, तो इसको समझिए आप। दिसंबर 1856 ईस्वी की घटना है। दिसंबर 1856 ईस्वी में सरकार ने क्या किया, ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल को लाया। जो सिपाही थे, सिपाही जिस बंदूक का इस्तेमाल करते थे वो पहले जो था वो ब्राउन बेस था, ब्राउन उसमें डालकर फिर वो चलाया जाता था। लेकिन उसके स्थान पर नया जो चीज लाया गया वो था न्यू इनफील्ड राइफल। एक नया इनफील्ड राइफल लाया गया। वो इनफील्ड राइफल जो है उसका जो कारतूस होता था, उसकी जो गोली होती थी, उसको दांत से खोलना पड़ता था। तो इस बंदूक में जो गोली कारतूस लगाया जाता था उसको क्या करना पड़ता था, दांत से खींच के खोलना पड़ता था, फिर बंदूक में लग के बंदूक चलाई जाती थी। बाद में यह देखा गया कि बंगाल की सेना में एक बात फैल गई कि ये जो कारतूस है नया वाला जो बंदूक में लगने वाला कारतूस है, उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। तो देखिए, गाय और सुअर की चर्बी का जो बात फैला बंगाल के सैनिकों में, तो इससे क्या हुआ, धार्मिक जो भावना है वो आहत हुआ कि भाई मुंह से हम खींच रहे हैं उस चर्बी को, चर्बी वाला जो कारतूस है उसको खींच रहे हैं। गाय का चर्बी अगर है तो हिंदुओं की भावना आहत हुई। अगर सुअर की चर्बी है तो मुसलमानों के का जो धार्मिक भावना है वो आहत हुआ। तो कुल मिलाकर सभी लोग जो है वो असंतुष्ट हो गए, और यही तत्कालिक कारण था इस विद्रोह का। और इस विद्रोह की शुरुआत भी किसने की, सैनिकों ने की थी, क्योंकि यही कारण था, यही कारण है जो तुरंत विद्रोह जो है, जो आधार बनता जा रहा था और ये अचानक शुरू हो गया। तो अब देखते हैं विद्रोह को। अब आइए इस विद्रोह के विस्तार को समझते हैं। 29 मार्च 1857 ईस्वी को चर्बी वाले कारतूस का विरोध 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है, बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे द्वारा किया गया। सबसे पहले जो विरोध हुआ वो कहां से हुआ,
तो 29 मार्च को हुआ। 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल में है, वहां के एक सैनिक मंगल पांडे द्वारा सबसे पहले इस कारतूस का विरोध किया गया। परिणाम क्या हुआ? लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट इसको गोली मारकर हत्या कर दी गई। यानी कि मंगल पांडे के द्वारा लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट जिसकी पोस्टिंग थी वहां पे बैरकपुर में, बैरकपुर छावनी में, उसकी हत्या कर दी गई गोली मारकर इस विरोध के द्वारा। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए ये सब डेट आपको याद रखना है। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। अब मंगल पांडे को जब फांसी दे गई तो ये विरोध जो है यह धीरे धीरे, ये जानकारी जब फैली उसके बाद जो है इस विरोध ने गति पकड़ा और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से विद्रोह प्रारंभ हो गया। यानी कि अभी जो विरोध था वो विद्रोह में तब्दील हो गया। 10 मई 1857 को मेरठ छावनी जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां से यह विधिवत जो है यह विद्रोह प्रारंभ हो गया 10 मई से। और यहाँ जो अधिकारी थे उसका भी नाम याद रखना है मेरठ में, वो थे जनरल डेविड थे। अब आइए कि अब यहाँ जो शुरू हो गया 10 मई को यह विद्रोह, तब इसका विस्तार शुरू हुआ, देश के अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो यह विद्रोह है वह दिल्ली पहुंचा। तो दिल्ली में 11 मई, 10 मई को देखिए शुरू होता है मेरठ से, 11 मई को क्या हुआ, विद्रोही कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। विद्रोही यानी कि वह जो टीम था जो विरोध कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, वह एक झुंड बनाकर दिल्ली पहुंच गए। और दिल्ली पहुंच गए और 12 मई को यानी कि अगले ही दिन दिल्ली पर अधिकार स्थापित कर लिया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और कब्जा करके क्या किया, वहां जो शासक थे मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, उसकी सत्ता, वहां जो शासक थे मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, उसकी सत्ता को फिर से स्थापित कर दिया। और साथ ही साथ उसे क्या किया, इस विद्रोह का, इस क्रांति का नेता भी घोषित कर दिया। लेकिन चूंकि वो बूढ़े थे तो वास्तविक जो रूप में जो नेतृत्व किया वो किया वक्त खां ने। यह सवाल पूछा जाता है कि वास्तविक रूप से नेतृत्व किसने दिया था दिल्ली से, तो वक्त खां ने नेतृत्व दिया था, बहादुर शाह द्वितीय के पुत्र थे, इसने नेतृत्व दिया। अब देखिए जॉन निकलसन, हडसन और लॉरेंस ने क्या किया, दिल्ली में इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया। इस तीनों अधिकारी ने, सेना अधिकारी थे ये तीनों, जॉन निकलसन, हडसन और लॉरेंस, तीनों ने दिल्ली में इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम क्या हुआ कि निकोलसन मारा गया। यह भी पूछा जाता है सवाल, किस किस सैन्य अधिकारी ने इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, किस जगह किया, तो यह रिलेट करके पूछता है कौन कहां मरा। तो निकोलसन जो है दिल्ली में मरता है, ये 3 व्यक्ति दिल्ली में दबाने का प्रयास करता है। बहादुर शाह को गिरफ्तार कर लिया गया अंततः, और गिरफ्तारी कहां हुई यह भी सवाल पूछा गया। तो हुमायूं के मकबरे पर इसे गिरफ्तार किया गया बहादुर शाह द्वितीय को। और यह गिरफ्तारी जो हुई थी यह गुप्त सूचना के आधार पर हुई थी। और सूचना किसने दी थी, तो जीनत महल ने यह गुप्त सूचना दी थी। और इसी गुप्त सूचना के आधार पर जो है बहादुर शाह द्वितीय को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करके क्या किया गया, अंततः रंगून भेज दिया गया। और रंगून भेज कर क्या किया गया, वहां पर एक पेंशन देकर उसको वहीं पे बैठा दिया गया। अंततः 1862 ईस्वी में बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो जाती है। तो ये दिल्ली में विद्रोह की कहानी है। अब ये विद्रोह जो है वो आगे बढ़ रहा है। लखनऊ आइए, लखनऊ में इसका क्या स्वरूप रहा, अब देखिए। जून 1857 ईस्वी में बेगम हजरत महल जो वहां की शासिका थी, बेगम हजरत महल जिसको महक पड़ी भी कहा गया है, महक पड़ी भी कहा जाता था, तो बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया लखनऊ में। और वहां पर फिर विद्रोह जो है यह प्रारंभ हो गया लखनऊ में। और इसका विरोध करते हुए क्या किया गया कि उसके जो अल्पायु पुत्र थे बिरजिस कादिर, उसको क्या किया गया, नवाब घोषित कर दिया गया। यह विरोध का एक प्रतीकात्मक विरोध था। बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया गया। हेनरी लॉरेंस मारा गया। यहाँ जो विद्रोह को दबाने का प्रयास किया तो अंग्रेज अधिकारी थे हेनरी लॉरेंस, वह मारे गए। मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल ने, बहुत महत्वपूर्ण है, विद्रोह को दबा दिया। विद्रोह को दबाया किसने, कैंपबेल ने। हेनरी लॉरेंस मारा गया। उसके बाद देखिए ये समाप्त यहाँ नहीं हुआ है, तात्या टोपे ने क्या किया, चिन्हट के पास अंग्रेजों को हरा दिया। और हेवलॉक मारा गया। यहाँ पर देखिए एक तो यहाँ पे हेनरी लॉरेंस मारा गया, फिर तात्या टोपे से संघर्ष में हेवलॉक भी मारा गया, और बाद में कर्नल नील भी मारा गया। तो ये सब लखनऊ में जो विस्तार था इस विद्रोह का, और उसके दौरान जो घटनाएं घटी, मुख्य रूप से जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। मैं आपको पूरी कहानी में उलझाना नहीं चाहता, यहाँ पर महत्वपूर्ण यह है कि आप ये समझिए क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, वही मैं यहाँ डाल रहा हूँ आपके लिए। एकदम जो कंसाइज नोट्स है वो मैं तैयार करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये लखनऊ की स्थिति है। अब आइए आगे। अब देखिए विद्रोह जो है 1857 का वो कानपुर पहुंच गया है। 5 जून 1857 ईस्वी को पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब, जिनका नाम दोदू पंत भी था, यह भी सवाल पूछा जाता है कि दोदू पंत किनका नाम था, तो नाना साहब का नाम था, ने नेतृत्व दिया। यहाँ पर कानपुर में नेतृत्व किसने दिया, नाना साहब ने दिया। नाना साहब का ही नाम था दोदू पंत भी।
और ये बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। बाजीराव द्वितीय के बारे में हमने चर्चा किया था कि किस तरह से इसको जो है एक उत्तराधिकारी पेशवा बनाकर और कानपुर भेज दिया गया था। हमने पढ़ा था मराठा वाला। आप पिछला वीडियो देखिएगा तो आराम से इसको समझ पाइएगा, जोड़ पाइएगा कि बाजीराव द्वितीय यहाँ कहाँ कैसे आ गया है, तो हमने उसमें किया है मराठा में। अब देखिए, उनका पुत्र था नाना साहेब दोदूपंत। इनके नेतृत्व में कानपुर में विद्रोह होता है और बाद में क्या होता है, तात्या टोपे, जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंग भी था। यह भी सवाल पूछा हुआ है कि रामचंद्र पांडुरंग किनका नाम था, तात्या टोपे का नाम था। उसने भी जो है क्या किया, नाना साहेब को सहयोग प्रदान कर दिया इस विद्रोह में। और अंततः लेकिन क्या हुआ, दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपबेल ने कानपुर पर कब्जा कर लिया। कानपुर पर कब्जा कर लिया और नाना साहेब यहाँ से नेपाल चले गए। देखिए, नेपाल जाना पड़ गया इनको। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है कैंपबेल ने कब्जा कर लिया था कानपुर में। तो अंततः नाना साहब को जो है छुप के यहाँ से निकल के भागना पड़ा और भागकर वो कहाँ चले गए, नेपाल चले गए थे। ठीक है, तो ये कानपुर की कहानी। अब आइए झांसी। झांसी के बारे में जानते ही हैं हम लोग, किस तरह से हड़प नीति के तहत जो है, जो लक्ष्मीबाई, वहां की रानी लक्ष्मीबाई थी, उसके दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं दी गई और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा इसको जो है हड़प लिया गया था। तो उसके ही खिलाफ विरोध कर रही थी, ये विद्रोह कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। जून 1857 ईस्वी में रानी लक्ष्मीबाई, जन्म मैंने लिख दिया है, बनारस में जन्म हुआ था, मृत्यु ग्वालियर में हुआ था इनका। तो रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया यहाँ पर, झांसी का नेतृत्व किया। ह्यूरोज जो अंग्रेज अधिकारी थे, उससे यह पराजित हो जाती है, लड़ते हुए ह्यूरोज से पराजित होती है और पराजित होकर ये क्या करती है, ग्वालियर पहुंचती है, जहां इसकी मृत्यु हो जाती है ग्वालियर में। हालांकि उससे पहले तात्या टोपे जाकर वहां मिलता है और सहयोग का प्रयास करता है ग्वालियर में। ठीक है, लेकिन अंततः जो है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हो जाती है। तो सवाल ह्यूरोज से भी पूछा जाता है, उसके कहाँ नेतृत्व दिया था यह भी पूछा जाता है, जन्म मृत्यु ये सब पूछा जाता है। तात्या टोपे भी जाकर मिले थे ग्वालियर में, सहयोग किया था। तात्या टोपे को ग्वालियर में काफी सहयोग मिला। देखिए, तात्या टोपे जो है ग्वालियर जब गए तो ग्वालियर में तात्या टोपे को बहुत, ये सिंधिया का एरिया था, हालांकि सिंधिया से जो तात्या टोपे का संबंध था वो अच्छा नहीं था, मधुर नहीं था। बावजूद इसके जो सैनिक थी, ग्वालियर की सैनिक थी, और खासकर जो वहां के लोग थे ग्वालियर के, उन्होंने क्या किया, तात्या टोपे का सहयोग किया था। और तात्या टोपे की खासियत थी कि वह गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे। यह मैंने गुरिल्ला युद्ध के बारे में चर्चा किया है। कहाँ किया है? तो हमने किया है मराठा वार में। मराठा वाले में हमने बहुत विस्तार से इसका जिक्र किया है। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध का। अब देखिए, तात्या के जो मित्र थे मान सिंह, तात्या टोपे के जो मित्र थे मान सिंह, उसने क्या किया, विश्वासघात किया और इनको जो है तात्या टोपे को गिरफ्तार करवा दिया। अंततः जो है 1859 ईस्वी में ग्वालियर में जो है तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। ये देखिए यहाँ पे ग्वालियर में इनको फांसी दे दी गई। ठीक है, अब आइए फैजाबाद। फैजाबाद में नेतृत्व कौन कर रहा है? फैजाबाद में नेतृत्व कर रहा है अहमदुल्ला। अहमदुल्ला का नेतृत्व है फैजाबाद में। यहाँ कैंपबेल ने इस विद्रोह को दबाया था, ये याद रखना है आपको। और फैजाबाद में जो नेतृत्व अहमदुल्ला कर रहे थे, अहमदुल्ला के बारे में आप जान लीजिए कि अहमदुल्ला वास्तव में मद्रास के रहने वाले थे और इन्होंने ही, अहमदुल्ला ने ही अंग्रेजों के खिलाफ जो है इस विद्रोह में क्या किया था, फतवा जारी कर दिया था। यह सवाल ये पूछा जाता है। बाद में इसको पकड़ने के लिए क्या किया अंग्रेजों ने, इस पर 50,000 रुपए का इनाम रख दिया था। यह भी सवाल पूछा गया है कि किस विद्रोही पे अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम रखा था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अहमदुल्ला। कहाँ? फैजाबाद। अब आइए इलाहाबाद। इलाहाबाद में देखिए, इलाहाबाद में नेतृत्व कौन कर रहे हैं विद्रोह का? मौलवी लियाकत अली। इसने जो है नेतृत्व दिया था इलाहाबाद में। ठीक है, लेकिन जनरल नील ने क्या किया, इस विद्रोह को दबा दिया। तो इलाहाबाद में किसने दबाया था? नील ने दबाया था। और किसने नेतृत्व दिया था? तो मौलवी लियाकत अली ने। कौन नेतृत्व दिया विद्रोह को और किसने दबाया, ये दोनों महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाद में केनिन ने क्या किया था, इलाहाबाद को अपना जो आपातकालीन इमरजेंसी हेडक्वार्टर भी बनाया था, मुख्यालय भी बनाया था इलाहाबाद को। ये भी ध्यान रखना है आपको। अब आइए बनारस। बनारस में जो है जो भी विद्रोह हुआ आम लोगों के द्वारा हुआ और कर्नल नील ने इसे दबा दिया था। कर्नल नील ने बनारस में विद्रोह को दबाया था। आम नागरिक का यह विद्रोह था। और यहाँ पे खास बात क्या था बनारस में, तो नील ने बच्चों और स्त्रियों को भी मृत्यु दंड दिया था। देखिए खास है, मृत्यु दंड जो है स्त्री और बच्चों को भी बनारस में दिया गया। अब आइए बरेली। बरेली में नेतृत्व किसने किया? तो खान बहादुर खान ने। खान बहादुर खान ने बरेली में नेतृत्व किया और दबाया किसने? कैंपबेल ने। और दबाया ही नहीं बल्कि खान बहादुर खान को पकड़कर फांसी भी दे दी गई। ये भी ध्यान रखिएगा, बरेली वाला। फिर आ जाइए राजस्थान। राजस्थान में एक जगह विद्रोह हुआ था, वो था कोटा। कोटा में विद्रोह हुआ
और वहां नेतृत्व किसने दिया था? तो जयदयाल और हरदयाल, जयदयाल और हरदयाल ने जो है कोटा में इस विद्रोह को नेतृत्व दिया था। ठीक है, तो ये राजस्थान। फिर आइए उड़ीसा। उड़ीसा में जो है संबलपुर मुख्य केंद्र बना था। संबलपुर से सुरेंद्र साई संबलपुर से नेतृत्व दे रहे थे इस विद्रोह को। ठीक है, बाद में क्या हुआ? 1862 ईस्वी में जो है इसने सुरेंद्र साई ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया और बाद में इनको जो है देश निकाला दे दिया गया, भारत से बाहर भेज दिया गया। उड़ीसा से नेतृत्व कर रहे थे कौन? सुरेंद्र साई। अब आइए असम। असम में जो है इसकी शुरुआत मनीराम दत्त ने की थी। ठीक है, बाद में इसको अंग्रेजों ने पकड़ के क्या किया? कलकत्ता में फांसी दे दिया था। तो असम तक की कहानी हमने यहाँ पर समझाया है आपको। अब एक जो मेजर बच रहा है वो है बिहार, और जो मेरा टॉपिक भी है 1857 का विद्रोह और बिहार। तो अब आइए हम लोग बिहार को विस्तार से समझते हैं कि बिहार में सिर्फ हमको नेतृत्व और दबाने वाला से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे जो है घटनाक्रम को भी देखना है, क्योंकि बिहार से सवाल विस्तार से पूछे जा सकते हैं बिहार के एग्जाम में। तो इसीलिए अब बिहार के घटनाक्रम को हम लोग बिंदुवार देखते हैं। आइए अब देखिए 1857 का जो विद्रोह है उसका बिहार पर बहुत व्यापक असर रहा था। बिहार में बहुत गति से यह फैला भी, विस्तृत भी हुआ, और इसका जो प्रभाव रहा वो सब हम समझेंगे अभी अलग से बिहार को लेकर। जो मैंने पहले ही कहा था, मेरा जो हेडिंग ही है 1857 का विद्रोह और बिहार। तो अब देखिए बिहार में पहला विद्रोह 12 जून 1857 ईस्वी को देवघर के रोहिणी गांव में एक सैनिक बटालियन थी 32वीं रेजिमेंट, इस 32वीं रेजिमेंट के द्वारा विद्रोह किया गया था। कहां पर? रोहिणी गांव में। ये सवाल पूछा हुआ है, डेट भी पूछा हुआ है कि बिहार में पहला विद्रोह किस तारीख को हुआ था? तो 12 जून को। और कहां पर? तो रोहिणी में हुआ था। ठीक है, यहाँ मैकडोनाल्ड का कमान था, मैकडोनाल्ड यहाँ के हेड थे रोहिणी रेजिमेंट के। ठीक है, नॉर्मल लेस्की और डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी थी सैनिकों ने। तो इसमें दो अधिकारी, सैन्य अधिकारी मरे थे, लेस्की और ग्रांट, ये याद रखेंगे आप लोग। तीन विद्रोहियों को यहाँ से जो पकड़ा गया, तीन विद्रोहियों को 16 जून 1857 को फांसी दे दी गई, ये भी महत्वपूर्ण है। और फिर इस रेजिमेंट को जो कि रोहिणी में था उसको शिफ्ट करके भागलपुर कर दिया गया। तो इस रोहिणी रेजिमेंट को शिफ्ट करके क्या किया गया? भागलपुर कर दिया गया। ठीक है, अब आइए पटना में एक एक करके हम लोग समझते हैं कि एक शहर को। तो सबसे पहले पटना को समझिए। 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में, डेट भी पूछा जाता है, नेतृत्व भी पूछा जाता है। तो पटना में पीर अली के नेतृत्व में, एक पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, उनके नेतृत्व में 3 जुलाई को यह विद्रोह शुरू होता है। और बाद में जो वहां के कमिश्नर है, जो पटना के कमिश्नर टेलर थे, विलियम टेलर, टेलर के द्वारा जो है 4 जुलाई को क्या होता है? इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसको? पीर अली को गिरफ्तार कर लिया जाता है टेलर के द्वारा। ठीक है, 16 जुलाई को क्या होता है? 16 जुलाई की घटना देखिए, पीर अली सहित 16 लोगों को फांसी दे दी जाती है। ठीक है, पटना की घटना है, 16 जुलाई को पीर अली सहित 16 लोगों को फांसी दे दी जाती है। अब आगे इसी से जुड़ा हुआ घटना पटना का दानापुर का देखिए, 25 जुलाई, यह भी सवाल पूछा हुआ है। 25 जुलाई को दानापुर छावनी में भी विद्रोह हो जाता है। 25 जुलाई को क्या होता है? दानापुर छावनी में भी विद्रोह हो जाता है, और इस छावनी के जो सैनिक है वो विद्रोह करके वहां से फिर चल पड़ते हैं आगे इस विद्रोह को फैलाने के लिए। तो ये पटना और दानापुर को आपने समझा। अब आइए गया, इसका विस्तार हो रहा है, क्षेत्र का विस्तार हो रहा है विद्रोह का बिहार में। गया में जो नेतृत्व दे रहे थे वो हैदर अली दे रहे थे, और नवादा में दे रहे थे अहमद अली खां, राजगीर में मेहंदी अली खां, ये सब वहां नेतृत्व कर रहे थे। अब देखिए राजगीर पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया, महत्वपूर्ण है। 3 अगस्त को गया जेल पर कब्जा कर लिया। यह सवाल पूछा हुआ है कि गया पर कब्जा किस तारीख को हुआ था? तो 3 अगस्त 1857 को गया पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। क्योंकि जो वहां का मेन मुख्य जो जेल था जिसमें रखा जाता था विद्रोहियों को या किसी भी भारतीय को पकड़ के जहां रखा जाता था, उस जेल पर ही कब्जा कर लिया था 3 अगस्त को। तो गया पर कब्जा माना जाता है इसी को 3 अगस्त को। बाद में क्या हुआ? बाद में हैदर अली जो नेतृत्व कर रहे थे उसको फांसी दे दी जाती है। कब? तो 9 अक्टूबर 1857 ईस्वी को हैदर अली को फांसी दे दी जाती है और फिर यहाँ पर दबाया जाता है विद्रोह को। अब आगे आइए भागलपुर। आप भागलपुर में देखिए किस तरह से विद्रोह फैलता है। 32वीं रेजिमेंट के जो सैनिक थे 9 अक्टूबर 1857 को विद्रोह कर देते हैं। कहां पर? भागलपुर में 32वीं रेजिमेंट के। फिर आप देखिए सासाराम से अमर सिंह का सहयोग मिलता है। अमर सिंह कौन है पता है आप लोगों को? वीर कुंवर सिंह के भाई हैं, अभी हम आगे चर्चा करेंगे इनके बारे में। तो सासाराम से अमर सिंह का सहयोग मिलता है। गिद्धौर के जो राजा थे जयमंगल सिंह, ये भी सवाल पूछा गया है, ने अंग्रेजों का साथ दिया था, ये महत्वपूर्ण है। गिद्धौर के जो राजा थे जयमंगल सिंह,
उसने क्या किया था, तो अंग्रेजों का साथ दिया था। और छपरा में जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, मोहम्मद हुसैन खां। ये भी याद रखना है कि छपरा से नेतृत्व कौन कर रहे थे इस विद्रोह का, तो मोहम्मद हुसैन खां नेतृत्व कर रहे थे। अब आइए आप मुंगेर। मुंगेर के बारे में कहा जाता है कि मुंगेर पर विद्रोहियों का कब्जा नहीं हो पाया था। इसका कारण क्या था, इसका कारण यह था कि यहाँ के जो मालिक थे रज्जू खां जो यहाँ के मालिक थे, वह क्या किए थे, वह अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। ठीक है, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और यही कारण है कि मुंगेर पर जो है कब्जा नहीं हो पाया था किसका, विद्रोहियों का। यह सवाल पूछा भी गया है। तो मोहन गांव से यहाँ विद्रोह शुरू होता है, हालांकि कब्जा नहीं हो पाता है। रज्जू खां यहाँ का मालिक था, इसने जो है इसको दबा दिया, समाप्त कर दिया। इस विद्रोह में बहुत लोगों को सजा दे दी गई। ठीक है, बाद में आप इसको समझिए कि जालौन की रानी तेजबाई और उसके पति को भी है मुंगेर के जेल में ही कैद किया गया था। तो जालौन की रानी तेजबाई और उसके पति को भी इसी जुर्म में, विद्रोह के जुर्म में मुंगेर के जेल में क्या किया गया था, कैद कर दिया गया था। तो सवाल पूछा गया कि कौन सा क्षेत्र जो है इस विद्रोह से अछूता रहा, तो मुंगेर को जो है यह अछूता माना जाता है। मुंगेर में यह विद्रोह जो है मजबूती से नहीं आ पाया था, इसलिए इसको कहा जाता है कि मुंगेर में नहीं आया, यह विद्रोह नहीं हुआ। पूर्णिया का देखिए, पूर्णिया में मेन ये है कि किसने दबाया, विद्रोह तो हुआ था यहाँ भी सैनिकों ने किया था, लेकिन दबाया किसने, तो कैप्टन बरबेक ने दबाया था पूर्णिया में। और यहाँ जो सेना ने विद्रोह किया था, बाद में ये सेना यहाँ से अवध और बाद में नेपाल चले गए थे जो विद्रोही थे, वो अपनी जान बचाने के लिए। अब आगे देखिए मुजफ्फरपुर में खासकर जो सुगौली में मेजर होम्स की हत्या होती है, महत्वपूर्ण घटना है। तो सवाल यह भी पूछा गया है कि मेजर होम्स की हत्या कहाँ हुई थी, तो सुगौली चंपारण में, ये मुजफ्फरपुर का ही एरिया उस समय था। तो सुगौली में मेजर होम्स की हत्या हुई थी, ये याद रखिएगा आप लोग। अब आइए सारण में सिवान में 26 जुलाई से लेकर 3 सितंबर 1857 तक क्या हुआ था कि विद्रोहियों का शासन रहा था। देखिए विद्रोहियों का शासन रहा था और नेतृत्व कौन कर रहे थे, मोहम्मद हुसैन खां जो है यहाँ पर सिवान में नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, और 26 जुलाई से 3 सितंबर 1857 ईस्वी तक विद्रोहियों का शासन यहाँ पर रहा था। अब देखिए 31 दिसंबर 1858 ईस्वी को विद्रोहियों ने क्या किया था, आत्मसमर्पण कर दिया था सारण में। तो ये कुल मिला के जो बिहार में विद्रोह का प्रसार रहा वो मैंने आपको समझाया है। अब अलग से आप वीर कुंवर सिंह से जो सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए अलग से वीर कुंवर सिंह को मैं आपको समझाता हूं कि उसका कहां कहां किस तरह से सैन्य अभियान रहा और अंतिम रूप से किस तरह से उनको सफलता हाथ नहीं लगी, और विद्रोह की असफलता को भी हम लोग समझेंगे। तो आइए अब समझते हैं वीर कुंवर सिंह के सैन्य कार्रवाई को। अब देखिए वीर कुंवर सिंह के अभियान को हम लोग समझते हैं, अलग से सवाल पूछे जाते हैं इससे, तो जो जो सवाल पूछ सकते हैं वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। देखिए वीर कुंवर सिंह का जो अभियान है वो 13 अगस्त 1857 से शुरू होता है। ठीक है, और इनकी जो शुरुआत है, सबसे पहले तो ये आप जानते ही हैं कि वीर कुंवर सिंह जो थे वो आरा के जगदीशपुर के एक जमींदार थे। इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था आरा से, जगदीशपुर से। तो इन्होंने जो ये विद्रोह शुरू किया वह शाहाबाद से इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और दानापुर में जो सैनिकों ने विद्रोह किया था वह 26 जुलाई को यहाँ पर चले आते हैं आरा में, और 26 जुलाई को आने के बाद क्या होता है, आरा शहर पर जो है कब्जा हो जाता है वीर कुंवर सिंह का। किनके नेतृत्व में, दानापुर के सैनिक जो विद्रोह करके आए थे उनके नेतृत्व में। तो ये सहयोग है, 26 जुलाई को आरा शहर पर कब्जा हो जाता है। कुंवर सिंह को रीवा में, यहाँ मैंने छूट गया है, रीवा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, फिर भी वहां वो जाते हैं क्योंकि इनका जो अभियान है वो पूरे जिस जिस क्षेत्र में विद्रोह हो रहा है सब जगह जाना इनका अभियान था, जा जाकर वहां सहयोग करना। तो कुंवर सिंह को रीवा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, फिर भी वहां के शासक जो रघुनाथ सिंह थे उनको जो है भगाकर वहां पर वो प्रवेश करते हैं। हालांकि यहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं थी इनको, लेकिन इनके भय से जो है रघुनाथ सिंह वहां से भाग जाता है जो वहां के शासक थे। तो ये प्रभाव था वीर कुंवर सिंह का, अभियान को आगे बढ़ाते हैं। 29 सितंबर को जो है 1857 को बांदा पहुंचते हैं, बांदा से फिर वो ग्वालियर पहुंचते हैं। ये देखिए किस तरह से यात्रा ये कर रहे हैं। फिर नाना साहब और तात्या टोपे को सहयोग देते हैं, फिर कानपुर पर हमला करते हैं नाना साहब और तात्या टोपे के सहयोग से। तो कानपुर पर भी जो है ये हमला करते हैं, कौन, वीर कुंवर सिंह इन लोगों को सहयोग देते हैं। वहां से फिर लखनऊ आ गए, लखनऊ आते हैं, फिर फैजाबाद जाते हैं, और फैजाबाद में क्या होता है, फैजाबाद में जो है 22 मार्च 1858 ईस्वी को अंग्रेजों से इनको पराजित होना पड़ता है, पराजय हाथ लगता है यहाँ पर फैजाबाद में। तो यह भी पूछा गया है
कि फैजाबाद में जो है इनका अभियान कब हुआ था, तो 22 मार्च 1858 को हुआ था, जहां इनको पराजय हाथ लगता है। आजमगढ़ में कर्नल मिलमेन को ये पराजित करते हैं। देखिए वहां से फिर आजमगढ़ आते हैं और 26 मार्च को, ये डेट भी महत्वपूर्ण है, 26 मार्च को ये जो है कर्नल मिलमेन को यहाँ आजमगढ़ में पराजित करते हैं। फिर 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को जो है ये जगदीशपुर पहुंचते हैं, यानी कि वापस अपने घर की ओर लौट जाते हैं। तो 22 अप्रैल को ये पहुंचते हैं। अब देखिए यहाँ रास्ते में ही जब ये घर जा रहे थे, वापस आ रहे थे जगदीशपुर, तो क्या होता है, मनियर के पास जो है वो डगलस के नेतृत्व में जो एक सैनिक है वो इन पर गोली चलाता है, और इसी संघर्ष में ये जो है वीर कुंवर सिंह घायल हो जाते हैं, और कहा जाता है इनके हाथ में गोली लग जाता है, और गोली जब लग जाता है तो ये हाथ काटकर गंगा को समर्पित कर देते हैं, फेंक देते हैं गंगा में, और फिर वो पहुंचते हैं जगदीशपुर। और बाद में इसी पीड़ा से 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती है। कई जगह 9 मई भी दिया गया है, लेकिन 26 अप्रैल जो है ये सही डेट है, 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब देखिए छोटे भाई जो है इनके वो नेतृत्व शुरू करते हैं अमर सिंह। अमर सिंह पहले से ही कैमूर की पहाड़ी क्षेत्र में छापामार युद्ध कर रहे थे, तो बाद में जब वीर कुंवर सिंह मरते हैं तो ये नेतृत्व संभाल लेते हैं, लेकिन ज्यादा ये चल नहीं पाता है। नवंबर 1858 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाद में इनकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है। अब देखिए गिरफ्तार करने वाले भी कौन थे, तो जंग बहादुर नाम का एक सैन्य अधिकारी था, वह गिरफ्तार करता है अमर सिंह को। अमर सिंह कुछ समय के लिए जगदीशपुर में समानांतर सरकार भी चलाते हैं। ये भी महत्वपूर्ण, ये सवाल भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने जगदीशपुर में एक समानांतर सरकार चलाया था, तो अमर सिंह ने चलाया था, और इसके जो प्रमुख बनाए गए थे, प्रधान बनाए गए थे जगदीशपुर में, वो थे हरकिशन सिंह। हरकिशन सिंह को जो है जगदीशपुर में जो सरकार बनाई जाती है अमर सिंह के द्वारा, एक समानांतर सरकार, अंग्रेजों के समानांतर, उसका जो है प्रमुख बनाया जाता है हरकिशन सिंह को। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर जो है वीर कुंवर सिंह का अभियान और उनके भाई अमर सिंह का अभियान है, जिससे सवाल पूछे जाएंगे, और पूछे जाएंगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा, आप आराम से जो है सवाल बना पाएंगे। ये सवाल तो बार बार पूछा जाता है कि जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था, आरा से किसने नेतृत्व किया था, या बिहार से प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो ये वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह को जो पटना के कमिश्नर थे टेलर, उसने मिलने के लिए भी बुलाया था, लेकिन इनको पता था अगर मैं मिलने जाऊंगा तो गिरफ्तार कर लिया जाऊंगा, मेरी हत्या कर दी जाएगी, इसलिए मिलने नहीं गए थे। तो ये सभी बातें हैं जो सवाल पूछ सकते हैं। हालांकि जो मुझे लगा कि जो सवाल पूछा जा सकता है वो सब मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब जो है 1857 का फिर जो मूल विद्रोह की तरफ हम लौटेंगे, और फिर समझेंगे कि यह विद्रोह क्यों असफल हो गया, क्यों सफलता नहीं मिली। दूसरा ये समझना जरूरी है कि इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, क्या परिवर्तन आए। तो ये कुछ चीजें हैं जो सवाल बन सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इसको समझ लेने से आप पूरा 1857 का विद्रोह को समझ सकेंगे। अब देखिए 1857 के विद्रोह का एक महत्वपूर्ण पहलू है इसकी असफलता। असफलता क्यों मिली इस विद्रोह को, क्योंकि हमने देखा कि कई राज्यों में इसको जो है संरक्षण मिला था, इस विद्रोह को बल मिला था, और प्रयास भी किया गया था कि संगठित रूप से इसको आगे बढ़ाया जाए, लेकिन फिर भी कहाँ समस्या रह गई, तो समस्या जो रह गई वो दो तीन चीजें हैं। एक तो नेतृत्व, संपूर्ण नेतृत्व नहीं मिला, जमींदार और शिक्षित वर्ग इससे जो है वंचित रहे, दूर रहे, वो सहयोग नहीं किए। दूसरा कि एक जो रणनीति होती है विद्रोह की, एक जो संगठन होता है, वह संगठन और रणनीति नहीं बनाई गई। हालांकि आपने देखा होगा इसको 1857 के विद्रोह में चपाती और कमल के फूल को संकेत बनाया गया, ये सब छोटे छोटे प्रयास किए गए, लेकिन जो संगठित होना चाहिए था विद्रोह को, वो संगठित नहीं हो पाया विद्रोह, और यही कारण है कि यह फेल रहा। अब आप देखिए सैनिक विद्रोह जो हुआ उसमें जो पंजाब के थे, जो सिख रेजिमेंट, उसके गोरखा रेजिमेंट, मद्रास के जो सैनिक थे, इन लोगों ने भाग ही नहीं लिया, उल्टा इन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया। यहाँ देखिए मैंने लिखा है, इन लोगों ने क्या किया, अंग्रेज सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक के तरह कार्य किया, इस विद्रोह को दबाने का कार्य किया इन लोगों ने। इसी परिप्रेक्ष्य में जॉन लॉरेंस ने कहा था कि यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। देखिए कितना महत्वपूर्ण टिप्पणी है जॉन लॉरेंस का, कि इन विद्रोहियों में एक भी यदि योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते, यह टिप्पणी है। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि सभी लोगों का सहयोग नहीं मिला इस विद्रोह को, इसीलिए विद्रोह असफल रहा। अब इसके परिणाम क्या है, 1857 के विद्रोह के जो परिणाम आए वो क्या है, बहुत व्यापक परिणाम है। सबसे बड़ा जो परिणाम है यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है भारत पर शासन करने का जो अधिकार था वह वापस ले लिया गया, ये सबसे बड़ा असर था, ये वापस ले लिया गया।
1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित की गई, जिसमें महारानी विक्टोरिया के आदेशों को जो घोषणा की थी उसको पढ़ा गया। कौन पढ़ता है? कैनिंग पढ़ता है, जो उस समय का गवर्नर जनरल है भारत में। तो गवर्नर जनरल था 1857 के समय। ये सवाल ही पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। इसने इस इलाहाबाद दरबार में महारानी विक्टोरिया के जो आदेश थे, जो घोषणा था, उसको पढ़कर सुनाया। शासन के लिए भारत राज्य सचिव एक पद निर्माण किया गया कि अब शासन कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी तो करेगी नहीं, तो भारत राज्य सचिव का पद बनाया गया और इसके सहयोग के लिए 15 सदस्यों का एक इंडियन काउंसिल बनाया गया। ये सब परिवर्तन था बाद का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया गया और गवर्नर जनरल जो होता था उसको वायसराय कहा जाने लगा इसके बाद। और पहला वायसराय कौन बन गया? तो लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही इस समय था गवर्नर जनरल। तो सवाल आपसे पूछेगा कि अंतिम गवर्नर जनरल भारत का कौन हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग। और पहला वायसराय कौन हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग। और क्या नीति अपनाई गई? साम्राज्य विस्तार पर रोक लगा दिया गया, क्योंकि साम्राज्य विस्तार की जो नीति थी, सहायक संधि और वेलेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, उसका परिणाम था ये सब कि विद्रोह हो गया था। तो इसको विस्तार की नीति पर रोक लगा दी गई। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया गया। धार्मिक मामलों में अहस्तक्षेप, मैंने कोई भी धार्मिक मामला आपने देखा था, समाज सुधार और धार्मिक जो कार्य किया गया था इनके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, इसका परिणाम हुआ कि विद्रोह हो गया। तो अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। और अंग्रेजी सेना, चूंकि ये सैनिक विद्रोह था, तो अंग्रेजी सेना के पुनर्गठन का आदेश दे दिया गया और इसके लिए एक पील आयोग, एक कमीशन बनाई गई, पील आयोग। यह भी सवाल पूछा हुआ। पील आयोग बनाया गया जो यह बताए कि किस तरह से सेना को संगठित किया जाए ताकि अब ऐसी घटना यानी कि विद्रोह नहीं हो। तो उसका परिणाम यह हुआ कि सेना में सिख और गोरखों की संख्या को बढ़ा दिया गया, क्योंकि सिख और गोरखा जो थे वो क्या किए थे? वो अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे और इस विद्रोह को दबाने का काम किया था। तो संख्या बल को बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने चाहिए। इस विद्रोह के जो सरकारी इतिहासकार, इस विद्रोह को लिखने वाले जो सरकारी इतिहासकार थे वो कौन थे? एसएन सेन थे। यह भी सवाल पूछा जाता है। उसके बाद इस विद्रोह को किसने देखा था, किस कवि ने देखा था? तो इस विद्रोह को एक उर्दू कवि थे मिर्जा गालिब, इसने देखा था। यह भी सवाल पूछा गया है। फिर इस समय में यानी कि 1857 के विद्रोह के समय में दो सवाल पूछे जाते हैं। एक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पामस्टन। पामस्टन जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। एक सवाल पूछा जाएगा कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, जो बाद में वायसराय बन जाते हैं। ठीक है, तो गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग थे। और पामस्टन क्या थे? वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर 1857 के विद्रोह के वो उन पहलुओं को हमने छुआ है जिससे सवाल पूछे जाते हैं और इसको पढ़ के आप आराम से सवाल बना पाएंगे। मैं क्वेश्चन बैंक भी आपको करवाऊंगा बहुत जल्द। थोड़ा सा और कुछ टॉपिक में खींच लूं, फिर मैं एक टॉपिक वाइज जो है आपको क्वेश्चन बैंक भी करवाऊंगा। दूसरी बात, करंट अफेयर्स के कुछ सवाल जो है प्रतिदिन आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो रहे होंगे, तो टेलीग्राम पर भी आप जुड़े रहिए ताकि आपको क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के मिलते रहे। तो दोस्तों आप देखते रहिए हाइप क्लासेस। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।